गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? अब तक मेरी पहली और दूसरी वीडियो में तो आपने वर्णमाला, वर्ण विचार, स्वर, व्यंजन और उसके भेदों को जाना है ना। आज मैं आपको लोगों को आपकी बुक का पहला पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण और बोली पढ़ाऊंगी, है ना। तो हम लोग अपने इस वीडियो में भाषा के बारे में पहले जानते हैं, है ना। हम लोग जानते हैं कि भाषा क्या है। तो बच्चों, भाषा जो है ना, वो मानव समाज के अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग है। भाषा ही वो माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। यानी कि भाषा एक ऐसा कम्युनिकेशन का मुख्य साधन है। ऐसे तो बच्चों संकेत के माध्यम से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं ना, इशारे से संकेत करते हैं ना। जैसे छोटा बेबी हमें हंसकर या रोकर अपने पास बुलाता है ना। जैसे रेलगाड़ी चलती है तो रेलगाड़ी को रोकने के लिए या चलाने के लिए जैसे गार्ड हरी झंडी दिखाता है ना, दिखाता है कि नहीं। और जैसे वो हरी झंडी दिखाता है तो ट्रेन चल पड़ती है। तो ये भी भाषा का एक जरूरी रूप तो है। लेकिन भाषा का रूप तो है ये, पर ये क्या है, ये इसको हम भाषा का रूप नहीं देंगे, है ना। सांकेतिक भाषा से हमारी जीवन चल सकती है नहीं ना। हम अपने विचारों का आदान प्रदान सारी चीजें कहाँ कर पाएंगे जब तक हम संकेत में करेंगे। तो इसके लिए हमें भाषा को अपने मन के भावों को दूसरे तक पहुंचाना ही हमारा क्या है, ये भाषा है ना। इसलिए तुम परिभाषा में भी इसे कैसे लिख सकते हो कि भाषा वह साधन है जिससे हम अपने विचारों को अपने से दूसरे तक पहुंचाते हैं, है ना। अब देखो, जैसे भाषा है, यहाँ देखो तुम्हारी बुक में दिया है ना, ये देखो यहाँ पर दिया है कि भाषा के क्या है, 2 रूप हैं। भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं बेटा? 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक और दूसरा क्या होता है, लिखित भाषा होता है ना। जैसे मुख से बोलकर जब हम मुख से बोलते हैं और बोलकर अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वो क्या हो जाता है, मौखिक भाषा कहलाती है ना। जैसे आप लोग टीवी देखते हो ना, तो टीवी में क्या देखते हो, उसमें जो भी कलाकार नाच रहा है या गा रहा है या कोई किरदार निभा रहा है तो वो सब क्या करता है, वो सब बोलकर ही तो हम तक सारे संवाद पहुंचाता है। जैसे अब आप देखो, जैसे आपको अपनी माँ से कुछ कहना है, जैसे आप अपनी माँ से कहते हो कि माँ मैं कक्षा में प्रथम आया, है ना। तो ये क्या हो गया, यही तो मौखिक रूप है। ये मुंह से जो हम बोलकर अपनी बातें दूसरे तक पहुंचाते हैं वो क्या हो जाती है, मौखिक भाषा हो जाती है। अब जैसे ही माँ ने आपकी खबर सुनी कि मेरा बच्चा प्रथम आया, तो माँ ने आपसे क्या कहा, शाबाश बेटे, तुम अपनी दादी माँ को गांव में पत्र लिखकर ये खबर दे दो कि अब जब आप अपनी बात को लिखकर ये खबर दे दो। अब आप उस खबर को कैसे पहुंचाओगे अपने दादी माँ तक, तो आप उसे लिखित भाषा में पहुंचाओगे, है ना। सुंदर शब्दों में, सुगठित शब्दों में आप उसे लिखोगे एक पत्र के रूप में, है ना। तो जब आप अपनी बात को लिखकर पत्र में भेजोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो भाषा का लिखित रूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, लिखित रूप। जैसे आपकी पुस्तक क्या है, वो तो एक लिखित रूप है, वो भाषा का क्या है, लिखित रूप है ना। तो आप जो कॉपी में लिखते हो वो भाषा का क्या है, लिखित रूप है। ये जो लिखित रूप है ना, ये भाषा को ये भाषा जो है, जो लिखित रूप होता है, ये हमारी भाषा के ज्ञान को सुरक्षित रखता है। बोलने वाली भाषा जो होती है वो क्या होती है, वो बच्चों ये अस्थाई रूप नहीं होती है जो हम मौखिक भाषा बोलते हैं। पर लिखित भाषा क्या होता है, ये जो है इसे हम स्थिर रूप में सुरक्षित रख सकते हैं, है ना। अच्छा, अब आप लोग ये बताइए हमारी मातृभाषा क्या है। अब हमारी मातृभाषा क्या है ये बताइए आप। हमारी मातृभाषा क्या है, हमारी मातृभाषा जो है ये क्या है ना। देखिए यहाँ आपकी बुक में दिया है ना हमारी मातृभाषा। तो हमारी मातृभाषा जो है
ये हिंदी है ना। और ये हिंदी ही नहीं है, मातृभाषा तो हम उसे कहते हैं जो हम अपनी माँ से और परिवार से सीखते हैं, है ना, जो हम अपनी माँ से और परिवार से सीखते हैं। जैसे कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है, कोई मलयालम है। हमारे भारत देश में तो अनेकों भाषाएं हैं ना बच्चों, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। जो जिस परिवार में जन्म लिया, पलता बढ़ता है, वो वही भाषा बोलने लगता है, तो उनकी मातृभाषा हो जाती है। अच्छा, तुम लोगों को तो पता होगा ना कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है। ये देखो, अभी हम लोगों ने जाना मातृभाषा, जो हम अपनी माँ और परिवार से सीखते हैं। और राष्ट्रभाषा क्या है ये बताइए। अच्छा, आप लोग बताइए हमारी राष्ट्रभाषा क्या है। हमारी राष्ट्रभाषा बच्चों हिंदी है। हिंदी को अधिकांश नागरिकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। हर क्षेत्र में देखोगे हिंदी इतनी हमारी सरल और सुगठित भाषा है ना कि इसे सभी लोग बहुत आसानी से सीख और बोल लेते हैं। जानते हो, इसी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए स्वीकार किया गया कि ये बहुत ही सुंदर, सुगठित और सरल भाषा है ना। ये तो हो गई राष्ट्रभाषा। अब बताओ राजभाषा क्या होता है। राजभाषा वह होता है बच्चों, जानते हो, राजभाषा जो है वो सरकारी संस्थानों में, ऑफिसों में प्रयोग किया जाता है। कोर्ट में, कचहरी में, है ना। नगर निगम जो हमारे गांव के या शहरों के, जहाँ से सफाई का अभियान शुरू होता है, सब कुछ, पानी की व्यवस्था होती है, नगर पालिका होती है ना, उन सब, ये सारे जितने भी ऑफिस होते हैं, जितने भी कार्यालय, इन सब जगह में हिंदी का प्रयोग किया जाता है ना। हिंदी का प्रयोग नहीं, इसी को राजभाषा कहते हैं। सारी चीजें हिंदी में होती है, तो ये हमारी राजभाषा कहलाती है। अब आप लोगों ने समझा कि राजभाषा क्या होता है ना। अब हम समझेंगे बोली। अब तक हम लोगों ने भाषा जाना, भाषा के लिखित और मौखिक रूप को जाना। अब ये बोली क्या है। बोली बेटा, बोली वो भाषा है जो क्षेत्रीय रूप में बोली जाती है। ये पूरे सिटी में नहीं, जैसे छोटा छोटा एरिया है ना, जैसे इलाहाबाद है, इलाहाबाद के अंतर्गत बहुत से छोटे छोटे क्षेत्र हैं, तो ये सब क्षेत्रों में जो बोली जाती है वो बोली कहलाती है ना। क्षेत्र, जैसे कितनी भाषाएं हैं, कोई भोजपुरी बोलता है ना, कोई बंगाली बोलता है, कोई एक ही मोहल्ले में देखोगे हर घर में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। सबका अलग अलग रूप में बोलने का तरीका है ना। तो ये हो गया बोली। और बोली में कभी साहित्य की रचना नहीं होती बच्चों, बोली में कभी साहित्य की रचना नहीं होती है। और अगर रचना हो गई तो समझ लो कि वो भाषा नहीं, वो उपभाषा कहलाती है। जैसे देखो अवधी में रामचरितमानस लिखी गई थी ना, जिसको हमारे तुलसीदास जी ने लिखा था। सूरदास जी ने ब्रज भाषा में लिखा था, है ना। सूरदास जी ने सूर सागर लिखा था। इस तरह से यह तो हो गई हमारी बोली, है ना। बोली हमेशा, बोली का क्षेत्र जो होता है ना, ये बहुत विस्तृत नहीं होता है, हर जगह नहीं बोली जाती है ना। तो बोली का क्षेत्र जो होता है ये बहुत ही सीमित होता है। जैसे हमारे लोकगीत हैं, लोक कथाएं होती हैं ना, ये सब हमारे बोली के अंतर्गत आती है। अब हम जानेंगे लिपि। लिपि क्या है। अब हम क्या जानेंगे, लिपि क्या है। अब देखिए यहाँ पर आपका लिपि दिया हुआ है कि लिपि क्या होती है ना। लिपि बेटा, इसमें देखिए आपके किताब में भी लिखा हुआ है, अच्छे से देखिए, वर्णों की उच्चारण ध्वनि होती है लिपि, है ना। लिपि जो होता है ना, वर्ण जिससे हम, जो ध्वनि चिन्ह से हम लिखते हैं, है ना, जैसे आ स्वर व्यंजन सबके मेल से हम लिखते हैं ना। और हमारी इस लिपि को क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि। हमारी लिपि क्या कहलाती है, देवनागरी। अब देखो जैसे दिया हुआ है कि ध्वनियों के, लिपि की परिभाषा देखो, ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं, है ना। हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। और इसका जन्म जानते हो कहाँ से हुआ है। देवनागरी लिपि जो है, इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ था, है ना। अब देखो हिंदी, संस्कृत, मराठी भाषा के देखो कुछ रूप दिए आपके बुक में, इसे देखकर समझेंगे। हिंदी, संस्कृत और मराठी ये सब किस में आती है, देवनागरी लिपि में। अब जैसे पंजाबी है
तो पंजाबी की क्या लिपि है? गुरुमुखी। देखो दिया है ना आपकी बुक में, पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी। उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन, है ना। तो इस तरह से ये हो गया हमारा लिपि, है ना। समझ में आ गया लिपि किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे थोड़ा सा व्याकरण, है ना। व्याकरण क्या है? व्याकरण हमें सिखाती क्या है? व्याकरण क्या है आखिर हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? तो व्याकरण बेटा वह शास्त्र है, व्याकरण वह चीज है जिससे हमें भाषा की शुद्धता का पता चलता है। व्याकरण हमें लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध समझना और शुद्ध पढ़ना सिखाती है ना। अगर व्याकरण का ज्ञान हमारा नहीं होगा तो ना हम एक लाइन शुद्ध बोल पाएंगे, ना हम अच्छा बोल पाएंगे और ना ही हम लिख पाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि व्याकरण ही वो विद्या है, वो ज्ञान है कि व्याकरण हमें हर चीज की पहचान बताता है। शुद्ध बोलना, अगर कोई लड़की है तो हम उससे जानते हो, अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो भाषा की अशुद्धता ही हम नहीं समझेंगे और हम लड़की को बोलेंगे ए तुम कहाँ जाता है ना, और लड़के से बोलेंगे तुम कहाँ जा रही हो, है ना। तो ना हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान होगी, ना हमें वचन की पहचान होगी। तो व्याकरण हमें सबसे पहले तो शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध पढ़ना सिखाता है। कुछ उदाहरण देखो यहाँ पर दिया है आपकी बुक में, ध्यान से देखना, दिखाई दे रहा होगा ना। देखो कुछ उदाहरण दिया हुआ है कि मेरे को तेरे से कुछ चाहिए। ये वाक्य कितना अटपटा नहीं लग रहा है तुम लोगों को? लग रहा है ना। तो इसका यह वाक्य इस प्रकार होना चाहिए ना, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। देखो कितना अर्थ का अनर्थ समझ में आ रहा है ना। भाषा में कितनी अशुद्धता हो जाती है अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं हो तो। और जैसे व्याकरण पता चला तो हमने क्या बोला? मुझे तुमसे कुछ चाहिए। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखो, दूध रवि पीकर स्कूल गया। ये तुम्हें सुनकर अटपटा नहीं लग रहा है? एक बार मेरे साथ तुम लोग भी पढ़कर देखो, दूध रवि पीकर स्कूल गया। कितना अटपटा वाक्य है। और देखो इसका शुद्ध रूप क्या होना चाहिए? रवि दूध पीकर स्कूल गया, है ना। तो व्याकरण हमें क्या सिखाई? शुद्ध बोलना, शुद्ध समझना, शुद्ध पढ़ना, है ना, और शुद्ध लिखना भी। लिखने की कला भी हमें व्याकरण से ही आती है। ठीक है, अब अगली क्लास में हम कुछ और पढ़ेंगे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है तुम लोग अब तक भाषा, लिपि, व्याकरण और बोली अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अब जितना मैंने समझाया है इन सब से दो दो प्रश्न बनाना तुम लोग, है ना। जैसे भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, हिंदी भाषा को कब राजभाषा के रूप में इसको मान्यता मिली। इसका उत्तर क्या था? 14 सितंबर 1900, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली, है ना। और हमें बड़ा गौरवान्वित किया। हिंदी बोलकर भी हमें कितना गौरव महसूस होता है ना। देखो इसीलिए तो इस दिन को हम लोग 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस के दिन या स्कूलों में मनाया जाता है ना। हम लोग कितना सारा कवि सम्मेलन, बच्चों को नाट्य रूपांतरण, अच्छे अच्छे निबंध लिखने को देते हैं, ताकि हमें हिंदी को हमारा एक गौरव का स्थान मिले। उस दिन को हम याद करते हैं और अपने हिंदी के सम्मान में एक सप्ताह तक, जानते हो हिंदी पखवाड़ा चलता है। पूरे एक सप्ताह तक जगह जगह नाट्य कला होता है, नाट्य रूपांतरण होता है। जगह जगह लोग हिंदी के लिए, उसके सम्मान में अच्छी अच्छी कविताएं बोलते हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं स्कूल में, है ना। तो हम लोगों ने क्या समझा? राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है। राजभाषा क्या है? हमारी मातृभाषा क्या है? भाषा के सारे रूप को हमने जाना और उसके बाद हमने जाना बोली। इसके बाद हम लोगों ने क्या जाना? लिपि को जाना। और लिपि के बाद हम लोगों ने क्या जाना? हम लोगों ने जाना व्याकरण क्या है। इसी तरह से हम लोगों ने लिपि में ये भी देखा कि प्रमुख भाषाओं की, प्रमुख रचनाओं की भाषाएं भी जानी। जैसे देखो यहाँ मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना कि रामचरितमानस तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखा, है ना। इस तरह से देखो सूरसागर को सूरदास जी ने ब्रज भाषा में लिखा था। तो इस तरह से हम लोगों ने भाषा, लिपि और बोली और हम लोगों ने व्याकरण को जाना,
ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों। इन सारे टॉपिक से आप 2-2 प्रश्न बनाइएगा और उसके उत्तर स्वयं अपनी भाषा में लिखिएगा और उसे याद करिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं खत्म होता है। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।